तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और रुद्र पियोन के साथ अंदर आता है, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। पियोन ने ट्रे रखी, फिर रुद्र के साथ कैबिन से चला गया। रियांश ने बच्चों के साथ लंच किया, फिर वो अपने काम में लग गया। तभी बच्चों ने कहा, चाचू हम बोर हो रहे हैं। तो रियांश ने उनसे कहा, क्या तुम दोनों ऑफिस देखना चाहोगे? दोनों ने हाँ कहा। तो रियांश ने रुद्र को कॉल करके अपने कैबिन में आने को कहा। 10 सेकंड बाद रुद्र ने डोर नॉक किया और रियांश ने कॉमिक कहा। रुद्र अंदर आया तो रियांश ने उसे लवी और आर्य की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें पूरा ऑफिस दिखा कर लाओ, क्योंकि ये यहाँ के लिटिल बॉस है और जिसने भी इनकी बात नहीं मानी उसे नौकरी से निकाल देना। ओके लवी और आर्य ने खुश होकर कहा, चाचू क्या सच में हम दोनों बॉस है? तो रियांश ने प्यार से दोनों के गाल खींचते हुए कहा, बिल्कुल लिटिल बॉस, क्योंकि मैं भी आपकी बात नहीं टालता। तो यह सब तो मेरे एम्प्लॉय है, फिर यह कैसे नहीं मानेंगे? उसके बाद रुद्र दोनों को अपने साथ ले गया। पहले वो मैनेजिंग डिपार्टमेंट में गया, जहां लवी और आर्य का इंट्रोडक्शन दिया और साथ ही बॉस की बात भी अनाउंस कर दी। ऐसे ही वो सभी डिपार्टमेंट में गया और सभी जगह उनके इंट्रोडक्शन के साथ बॉस की बात भी अनाउंस कर दी। 2 घंटे बाद रुद्र लवी और आर्य के साथ वापस आया तो दोनों रियांश के कैबिन में आते ही बोले, चाचू हम अब थक गए, और काउच पर ऐसे लेट गए जैसे किसी ने उन 2 छोटे पैकेट से बहुत काम करवाया हो। थोड़ी देर में दोनों सो गए। रियांश ने एक पेंटिंग सरकाई और डोर ओपन हो गया। वो एक रूम था जहां जरूरत की सभी चीजें थी। रियांश को जब ऑफिस में देर रात तक काम करना पड़ता है तो वो यही रेस्ट करता है। उसने रूम से एक ब्लैंकेट लिया, फिर रूम से बाहर आ गया और उसने ब्लैंकेट से लवी और आर्य को कवर कर दिया। 1 घंटे सोने के बाद वो दोनों उठ गए। फिर रियांश ने उनका फेस वॉश किया और कुछ खाने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और दोनों होमवर्क करने लगे। 1:30 घंटे बाद रियांश उन्हें लेकर अंबिका के घर निकल गया। जब रियांश घर पहुंचा तो महिरा उसे वही मिली। अंबिका भी आने के लिए निकल गई। 20 मिनट बाद अंबिका भी आ गई। आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। तब तक महिरा ने बच्चों को चेंज करवाया और सब नीचे हॉल में ही थे। बच्चे टीवी पर शिनशिन देख रहे थे। उधर रियांश महिरा के साथ बात कर रहा था। जैसे ही अंबिका आई तो महिरा ने पूछा, अंबिका तुम ठीक तो हो? उसने कहा, हाँ ठीक हूँ, बस अयान का अभी तक कोई कॉल नहीं आया। मैंने भी बहुत बार उसे कॉल किया लेकिन उसने उठाया ही नहीं। तभी अंबिका का फोन रिंग हुआ। अंबिका ने देखा कोई अननोन नंबर है। उसने कॉल उठा लिया और फोन स्पीकर पर कर दिया। उधर से आवाज आई, सॉरी अंबिका। उस आवाज को सुनकर अंबिका ने कहा, अयान मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। और अंकल कैसे है? कहाँ थे तुम? कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए था। अंबिका के नॉन स्टॉप बोलने से अयान चुप हो गया। वही बच्चे माहिरा और रियांश तो बस अंबिका को ही देखे जा रहे थे। तभी अंबिका को लगा कि अयान ने कॉल कट कर दिया और अंबिका हेलो हेलो बोलने लगी। यह सुनकर अयान बोला, यही हूँ अंबिका, तो बोल क्यों नहीं रहे थे? अयान अंबिका से मजाक करते हुए, मुझे लगा अब तुम बोल रही हो तो 1 घंटा एंजॉय कर लूँ। अंबिका अयान की बात पर, क्या मैं इतना बोलती हूँ? जाओ, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अयान अच्छा सॉरी अंबिका। ठीक है अयान, लेकिन एक बात तो है। अंबिका क्या? अयान यार कितने सवाल पूछती हो तुम, और मैं एक बार में एक ही सवाल का जवाब दूंगा न। अब सुनो डैड, बिल्कुल ठीक है और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मेरा फोन टूट गया था इसलिए बात नहीं हो पाई। यह छोड़ो, मेरे दोनों डेविल्स कैसे है? अंबिका ने कहा, ठीक है और यही है, लो बात करो। यह बोलकर अंबिका ने आर्य और लवी को फोन दे दिया। पहले लवी, हेलो मिस्टर हैंडसम। यह सुनकर अयान हंस दिया और बोला, हेलो मेरी प्रिंसेस, कैसी हो आप? आर्य, मैं तो किसी को दिखता ही नहीं। लवी, भैयू यह वॉइस कॉल है, इसमें कोई नहीं दिखता। यह सुनकर अयान के साथ सभी हंस दिए और आर्य का मुंह बन गया। तभी अयान, मुझे आप भी दिखते हो प्रिंस। अच्छा, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है और जल्दी ही आपको मिल भी जाएगा। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, अभी थोड़ी देर में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बाय, लव यू बच्चों। आर्य और लवी, लव यू टू अंकल। कॉल कट जाता है और अंबिका अपना फोन लेकर अपने रूम में फ्रेश होने आ जाती है। थोड़ी देर में अंबिका नीचे आती है, फिर सभी साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद सभी बच्चों के साथ गार्डन में टहलने जाते हैं। कुछ देर बाद अंबिका बच्चों को रूम में लेकर आई, उन्हें ब्रश कराकर शॉवर दिलाया, फिर उन्हें रूम में लाकर सुला दिया। जब अंबिका गार्डन में आई तो उसकी नज़र रियांश और महिरा पर गई, जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी। यह देखकर अंबिका को बहुत शर्म आई और वो मुड़कर कुछ 5 से 7 कदम ही चली होगी। तभी उसे महिरा की आवाज आई। अंबिका, उसने बिना पीछे देखे ही कहा, दी आपको इस वक्त रियांश के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया।
और अब मैं जा रही हूँ रूम में, बाय गुड नाइट। यह बोलकर अंबिका वहां से चली गई। रूम में अंबिका ने शॉवर लिया और एक पिलो उठाकर अपने सीने से लगाकर बेड पर आकर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर शर्म से उसके गाल किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। दरअसल अंबिका ने जब रियांश और महिरा को किस करते देखा तो उसे अदीप का उसे किस करना याद आ गया था। कितने प्यार से अदीप उसे किस कर रहा था। जब अंबिका और अदीप के लिप्स आपस में टच हुए तो अंबिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब अदीप अंबिका को अचानक किस करने लगा, पहले तो अंबिका को इससे हैरानी हुई, लेकिन बाद में वो भी इसे एंजॉय करने लगी। उसका यह पहला किस था। अंबिका भी उसे किस करना चाहती थी, लेकिन उसे किस करना नहीं आता था। इस बात से खींच कर अंबिका ने अदीप के लिप्स पर बाइट कर लिया। यह सोचकर अंबिका को जोर से हंसी आ गई। फिर वो किस के बारे में सोचकर शर्माने लगी। उसका शर्माना कोई उसके रूम के डोर से लगकर देख रहा था। तभी अंबिका को किसी ने कहा, किस बात पर इतनी शर्मा रही हो। लेकिन अंबिका तो अपने ख्यालों में गुम थी। उसने ऐसे ही कहीं खोए हुए ही कहा, मैं तो उसका मुझे किस। इतना बोलकर वो अपने सेंस में आई और महिरा को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई। अंबिका के इस तरह हड़बड़ाने से महिरा ने कहा, कौन सा किस और किसने किया तुम्हें किस। अंबिका ने हकलाते हुए कहा, के 3 SSSSS किसी ने नहीं तो नहीं मामा, तो बस लवी और आर्य के बारे में सोच रही थी। कितना बोलते हैं न दोनों। महिरा ने कहा, अब बता भी दो यार कौन है। ओहो अब बता भी दो, मुझसे क्या छुपाना। तो अंबिका ने कहा, ठीक है बताती हूँ। तो महिरा बहुत एक्साइटेड हो गई और जल्दी से अंबिका के पास चली गई। अंबिका भी महिरा को छेड़ते हुए शरारत से मुस्कुराई, फिर बोली, मैं तो तुम्हारे और रियांश के बारे में। अंबिका बस इतना ही बोली तो महिरा उसे कुशन से मारने लगी। अंबिका रूम में कभी सोफे पर तो कभी बेड के उस साइड और महिरा उसके पीछे। जब दोनों थक गई तो अंबिका ने कहा, अब नहीं दी, अब बस करते हैं। तो दोनों काउच पर बैठ गई। फिर अंबिका ने कहा, अब बहुत हुआ दी, आप रियांश से अब शादी कर लीजिए, लेकिन शादी से पहले एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो महिरा बोली, हमारी एंगेजमेंट 6 मंथ पहले हो गई। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन रियांश की दादी और नहीं मानी। उन्होंने कहा 5 साल हो गए, मैं अब और नहीं रुक सकती, तो मुझे और रियांश को एंगेजमेंट करनी पड़ी। अंबिका ने कहा, कोई बात नहीं दी, अब मैं आपकी शादी में रहूंगी न। मैं तो बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, लेकिन अब रियांश जीजू को और इंतजार मत करवाइए, मैंने आज उनकी बेचैनी साफ महसूस की। यह बोलकर अंबिका जल्दी से रूम से बाहर भाग गई और महिरा हंसकर बोली, पागल। थोड़ी देर बाद अंबिका ने डोर ओपन करके देखा तो महिरा सो चुकी थी। अंबिका रूम में आई और अपनी साइड पर सो गई। सुबह उठकर अंबिका ऑफिस चली गई और बच्चों को महिरा स्कूल छोड़ आई। रियांश रात को ही घर चला गया था। अंबिका आज अपनी ब्लैक स्पोर्ट कार लेकर ऑफिस गई। उसने अयान की ऑडी ड्राइवर के साथ घर ही छोड़ दी। बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए अंबिका अदीप के कैबिन में आई तो अदीप वहां नहीं था। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अंबिका अपनी चेयर पर बैठी और अपना काम करने लगी। अंबिका को ऑफिस आए 2 घंटे हो गए, लेकिन अदीप की मीटिंग अभी भी चल रही थी। आज उसे ऑफिस में अकेले काम करने का मन नहीं हो रहा था। 1 घंटे बाद अदीप ऑफिस में आया और उसे देखकर अंबिका खुश हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अदीप को अभी आधा घंटा ही हुआ था। अपने कैबिन में आए तभी अमन ने वहां आकर अदीप के कान में कुछ कहा तो अदीप उस पर चिल्लाया, और तू मुझे अब बता रहा है, जल्दी से वहां जाने का इंतजाम कर, हम अभी निकल रहे हैं। और हाँ, घर की सिक्योरिटी और बढ़ा दे। अदीप अमन से शिवेन, राज और कार्तिक को भी बोल साथ चलने के लिए। फिर उसने अंबिका की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। अदीप, मिस सिंह, अगर आप चाहे तो कुछ दिन आप जी घर भी रह सकती है। अदीप की इस बात पर अंबिका ने कहा, लेकिन मैं घर पर रहकर क्या करूंगी। अदीप ने ओके कहा और निकल गया। अदीप के जाते ही अंबिका को वो कैबिन फिर कटने को दौड़ने लगा। अंबिका ने जैसे तैसे अपना दिन ऑफिस में पूरा किया और घर के लिए निकल गई। आज बच्चों को स्कूल से महिरा लेकर आई थी। अंबिका जैसे ही घर आई तो उसे हॉल में मामा जी और मामी जी दिखे जो बच्चों के साथ खेल रहे थे। आज अंबिका का जो मूड अब तक खराब था वो मामा जी और मामी जी को देखकर कुछ ठीक हो गया और वो उन्हें देखकर जल्दी से उनके पास गई। फिर उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी ही थी कि रीना जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसे अपने बगल में बैठने को बोला। माहिरा और संजय जी रीना जी का अंबिका के लिए इतना प्यार देखकर खुश हो गए। तभी अंबिका ने कहा, मैं अभी आती हूँ। यह बोलकर वह अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में अंबिका नीचे आई तो उसकी नज़र हॉल में बैठे 2 और लोगों पर गई जो अभिषेक और रियांश थे। अंबिका आकर सभी के साथ बैठ
गई। कुछ देर में डिनर भी रेडी हो गया, सभी ने साथ में डिनर किया, फिर सभी काउच पर आकर बैठ गए और बातें करने लगे। लवी और आर्य कब खेलते हुए अपने नाना नानी के पास ही सो गए, पता ही नहीं चला। कुछ देर और बातें करने के बाद सभी सोने चले गए। संजय जी और रीना जी नीचे के रूम में चले गए। आर्य को अभिषेक और रियांश अपने साथ लेकर सोने चले गए। माहिरा लवी को लेकर अंबिका के रूम में आ गई। थोड़ी देर में अंबिका और महिरा सो गए। सुबह उठकर अंबिका ने सभी के साथ नाश्ता किया, फिर मामाजी और मामीजी जाने के लिए अंबिका के ही साथ बाहर आ गए। उनके पीछे रियांश और अभिषेक भी अपने ऑफिस जा रहे थे। मामाजी और मामीजी को अंबिका ने रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन उन्होंने संडे को आने का बोला। माहिरा अंबिका के पास ही रह रही थी, क्योंकि अंबिका अकेली रह जाती थी तो उसने ही माहिरा को अपने पास रहने के लिए मना लिया था, और वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। क्योंकि बच्चों का स्कूल अंबिका के ऑफिस के ओपोजिट साइड था, इसलिए सभी के जाने के बाद अंबिका और महिरा भी चले गए। अंबिका ऑफिस पहुंचकर एलिवेटर से ऊपर गई तो वह कैबिन में अकेली थी। अंबिका अपने काम में लग गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार काम से हटकर अधिप पर जा रहा था। जब उसने अमन को गुस्से से बोला, तुम मुझे अब बता रहे हो? अंबिका सोचने लगी ऐसी क्या बात हो सकती है, फिर वह खुद से ही बोली, और क्या होगा, एक गैंगस्टर का काम। अंबिका की आवाज इतनी तेज तो थी कि सामने वाला सुन सके। मुझे क्या, और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? फिर बोली अंबिका, अब तू खुद से बातें भी करने लगी। उस दिन शर्मा रही थी अंबिका, इस तरह तो तू पागल हो जाएगी। उसकी यह हरकतें अधिप अपने लैपटॉप में देख रहा था, जो इस वक्त गोवा के एक होटल रूम में था। वह रूम किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। उस रूम में अधिप और उसके चारों दोस्त के अलावा वहां अभी 10 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। वो अधिप के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जिनको अलग से ट्रेनिंग दी गई थी, जो अपने बॉस के पीछे खड़े होकर उसके एक इंट्रैक्शन का इंतजार करते थे। उस रूम में अधिप के सामने 2 लोग नीचे उसके पैरों में पड़े थे, जिनको देखकर ही लग रहा था कि उन्हें बहुत बुरी तरह से पिटा गया है। उनकी पूरी बॉडी पर जगह जगह चोटें थी, जिनसे खून निकल रहा था। अधिप ने अमन को बोला, अगर यह अभी भी कुछ न बोले तो इन्हें मार दो और पता करो यह किसका काम है। यह सुनकर उन दोनों ने अधिप के पैर पकड़ लिए और कहा, हमें मत मरो, हमें बस कॉल आया था कि हमें किसी को मरना है। पैसे और फोटो हमें मिल जाएंगे। उसने हमें सब हमारे घर ही भेज दिया। हमें बस पैसों से मतलब था। अगर हमें जरा भी अंदाजा होता कि वो जिस इंसान को हम मारने वाले हैं वो आपसे रिलेटेड है, तो हम कभी यह काम नहीं करते। लेकिन अधिप वहां से उनको इग्नोर करके चला गया। उसके बाहर निकलते ही गोली चलने की आवाज आई। अधिप ने अमन को बोला, रियांश के पीछे 2 गार्ड्स लगाओ जो उस पर नजर रखे और उसको उन गार्ड पर शक न हो। अमन ने हाँ कहा। फिर अधिप अपने रूम में आ गया। अधिप ने अपने रूम में आकर अपना लैपटॉप बेड पर रखकर बाथरूम की तरफ चल दिया, और बाथरूम में आकर शॉवर ऑन कर उसके नीचे खड़े हो उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद शॉवर बंद कर अधिप अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटकर बाहर आकर सीधा बेड पर लेट गया। उसे यहाँ आए पूरे 24 घंटे हो चुके थे और वो पिछले 2 दिनों से सोया भी नहीं था। अधिप ऐसा ही था, वह अपने काम की वजह से अपनी कई रातें जाग कर गुजरता था। अधिप ने फिर से अपना लैपटॉप अपने सामने रख लिया और उसमें अंबिका की हरकतें देखने लगा। अंबिका कभी अपने लैपटॉप में काम करती तो कभी अधिप की चेयर की तरफ देखकर बड़बड़ती। अधिप को उसकी हरकतें इस वक्त सुकून दे रही थी, लेकिन क्यों वो नहीं जानता था। लैपटॉप देखते हुए कब अधिप की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आज अंबिका अपने घर जल्दी आ गई और यह देखकर बच्चे खुश हो गए। तभी बच्चों ने कहा, मम्मा आप अब हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, अब तो आप ऑफिस चले जाते हो और आकर सोने। आज प्लीज आप हमें कहीं लेकर चलो न। अंबिका ने बच्चों इतना रिक्वेस्ट करते देखा बोल दिया। अपनी मम्मा के एग्री होते ही बच्चे खुश हो गए। कुछ देर बाद अंबिका माहिरा और बच्चों के साथ पास के ही एक पार्क में गई। वो पार्क अंबिका के घर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। बच्चों ने वहां खेलने के लिए एक बॉल ले लिया और गेम स्टार्ट करने लगे। इससे पहले गेम स्टार्ट होता दोनों बच्चे अंबिका के पास चले गए और माहिरा अकेले रह गई। महिरा झूठा गुस्सा करते हुए, यह क्या है, क्या मैं अकेले ही खेलूं? तो लवी महिरा के पास आकर कहा, मस्सी मैं हूं आपकी टीम में। लवी को अपने साथ देखकर माहिरा ने खुश होकर कहा, अब हम जीत जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। दोनों टीम बॉल को एक दूसरे की तरफ पास करने लगे। बॉल को कभी आर्य और अंबिका हीट करते
और कभी महिरा और लवी तभी बोल दूसरी तरफ चली गई तो लवी ने कहा मैं लाती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बोल लेने चली गई। जहाँ बोल गई थी वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे। बोल उनके पैरों के पास आकर रुकी थी और उनके पास उनके 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। जब लवी उनके पास जाने लगी तो एक बॉडीगार्ड ने लवी को उनके पास आने से रोक दिया और उसे हाथ से दूर किया, जिससे लवी डर गई। अंबिका को एक कॉल आ गया और वो कॉल लेने चली गई। माहिरा और आर्य एक बेंच पर बैठ गए, कुछ देर रेस्ट करने लगे। जब उस बॉडीगार्ड ने लवी को दूर किया तो उन बुजुर्ग ने बॉडीगार्ड को गुस्से से घुरा तो वो अपनी जगह आ गया और उन बुजुर्ग ने बोल अपने हाथ में लेकर लवी को इशारे से अपने पास बुलाया। लवी डरते हुए उनके पास गई तो उन्होंने लवी को पूछा क्या यह बोल आपकी है? तो लवी ने मासूमियत से अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाया। लवी की मासूमियत देखकर वो मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो लवी जल्दी से बोली मेरा नाम लवी सिंह है। उन्होंने लवी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा आपका नाम बहुत प्यारा है। लवी को गए 10 मिनट हो गए थे। जब लवी बोल लेकर नहीं आई तो माहिरा उसे देखने लगी तो लवी किसी से बातें कर रही थी। यह देख माहिरा लवी के पास गई और आर्य भी। जब महिरा उनके पास गई और बोली लवी आप बोल लेकर क्यों नहीं आई तो वहां बैठे उन बुजुर्ग ने कहा हमने ही रोका था, इन्हें बहुत प्यारी बच्ची है। तभी आर्य लवी हम कब से बोल का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ बातें करने में बसी हो। जब उन बुजुर्ग की नजर आर्य पर गई तो वो आर्य को देखकर शॉकड हो गए, लेकिन जल्दी ही वो अपने सेंच में आए और उन्होंने आर्य से उसका नाम पूछा तो आर्य ने कहा मेरा नाम आर्य सिंह है। फिर उन्होंने माहिरा को बोला बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। तभी आर्य अरे दादाजी यह मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो उसने बस इतना ही कहा। तभी अंबिका ने उन्हें बुलाया और दोनों बच्चे उन्हें बाय बोल कर चले गए। फिर अंबिका सबके साथ घर आ गई। घर आकर सभी ने हाथ मुंह धोकर सभी ने एक साथ डिनर किया। उसके बाद अंबिका माहिरा और बच्चों के साथ अपने रूम में आ गई। उसने बच्चों को शॉवर दिलाया और बेड जो किंग साइज था उस पर सुला दिया बच्चों के बाद माहिरा। फिर अंबिका ने भी शॉवर लिया और फिर दोनों ही बेड पर आकर जल्दी ही वो भी सो गई। वही गोवा में शाम के 6 बजे अदीप उस रूम में बेड पर सोया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और वो एकदम से चिल्लाकर उठ गया। बन्नी अदीप जल्दी से बाथरूम में गया और अपना टॉवल निकलकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। जैसे ही ठंडा पानी उसके सिर पर गिरा तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और कुछ देर में शॉवर बंद करके बाहर आकर चेंज किया। फिर आंखें बंद कर काउच पर बैठ गया और सपने के बारे में सोचने लगा। एक खूबसूरत सा घर जिसके गार्डन में 2 बच्चे, जिसमें से बड़ा लड़का जिसकी उम्र कोई 10 साल थी और छोटा लड़का कोई 6 साल का। वो अपने बड़े भाई से झूले पर झूलने की जिद करने लगा जो गार्डन में ही लगा था, लेकिन बड़े भाई ने यह बोलकर मना कर दिया कि बन्नी तुम गिर जाओगे। लेकिन छोटा बन्नी रोने लगा। तभी उसके बड़े भाई ने उसे चुप करवाया और फिर वो अपने छोटे भाई को झूले पर बिठाकर उसके पीछे जा उसे धीरे धीरे झूलाने लगा। पर बन्नी बोला भाई क्या मैं आपको कोई छोटा बच्चा लगता हूँ जो आप मुझे ऐसे झूला रहे हैं? यह सुनकर बड़ा भाई हंसकर बोला बन्नी अगर तुम छोटे नहीं हो तो क्या बड़े हो? तो बन्नी ने हाँ बोला। फिर अपने भाई से भाई अब तो मुझे तेज झूलाइए। तो उस लड़के ने झूला थोड़ा तेज कर दिया। बन्नी ने झूला और तेज करने को कहा। उसने स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। तभी बन्नी का एक स्यूज नीचे गिर गया और उसने अपने बड़े भाई को बोला तो बड़ा भाई उसका स्यूज लेने चला गया। तभी झूला टूट गया और वो बड़ा लड़का चिल्लाया BANNN3। भोपाल ओल्ड सिंघानिया मेंशन में गजेंद्र सिंघानिया जी अपने रूम में न जाने किस चिंता में इधर से उधर टहल रहे थे। यही सोचते हुए वो अपनी पुरानी यादों में खो गए। गजेंद्र जी अपने रूम में न जाने किस चिंता इधर से उधर घूम रहे थे। उन्होंने जब से आर्य को देखा तब से उन्हें चिंता हो रही थी। जी हाँ आप सही समझे, गार्डन में आर्य और लवी से मिलने वाले बुजुर्ग और कोई नहीं गजेंद्र सिंघानिया ही थे। उन्हें उनकी चिंता आज से 40 साल पीछे ले गई। गजेंद्र जी वही काउच पर बैठ गए और सोचने लगे। फ्लैशबैक। जब एक दिन गजेंद्र जी अपने काम से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे सोमित को बोला कि वो 15 दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं और सोमित उनकी जगह संभाले। लेकिन सोमित को गजेंद्र जी के इस काम में दिलचस्पी नहीं थी तो उसने मान करते हुए कहा नहीं पापा मेरे एग्जाम है और अगर मैं आपकी जगह काम संभालूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। इस पर गजेंद्र जी ने कहा अगर तुम फेल हो भी गए तो तुम्हें कमी किस बात की है? तुम सिंघानिया ग्रुप के एक लौते वारिस हो। मेरा ये काम और आगे भी सब तुम ही संभलोगे। फिर तुम एक मामूली से डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? सोमित बोला पापा यह मेरा सपना है।
तभी सिपराजी गजेंद्र जी की पत्नी बोली, जो न जाने कब से उनकी बातें सुन रही थी, और उन्होंने गजेंद्र जी से कहा, सुनिए, अगर वो नहीं करना चाहता तो आप जिद क्यों कर रहे हैं, जाने दीजिए। तभी गजेंद्र जी ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, जाने दूँ तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, एक ही बेटा है जो मेरा साथ नहीं देता, और एक तुम्हारे जैसी पत्नी जो इसे साजने की वजह मुझे समझा रही है। एक काम करते हैं, मैं यह सब दान कर देता हूँ और इसकी डॉक्टरी पर जी लेंगे। ठीक है, बस अब बहुत हुआ, आखिर बार पूछ रहा हूँ, तुम करोगे या नहीं? सोमित ने न कहा तो गजेंद्र जी ने गुस्से से कहा, तो निकलो मेरे घर से, आज से मैं समझ लूंगा कि मेरा कोई वारिस नहीं। यह सुनकर शिप्राजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गजेंद्र जी से बोला कि वो सोमित को रोके, लेकिन वो शिप्रा पर भी चिल्लाकर बोले, वो अब यहाँ नहीं रहेगा और तुम्हें जाना है तो तुम भी उसके साथ जाओ, मैं समझूंगा, मेरा बेटा और पत्नी इस दुनिया में नहीं। यह सुनकर शिप्रा जी ने एक बार गजेंद्र जी को देखा, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर वो भी अपने बेटे सोमित के पीछे चली गई। उनके जाते ही गजेंद्र जी को एक अटैक आया और वो जमीन पर गिर गए। शिप्राजी और सोमित ने वापस मुड़कर नहीं देखा गजेंद्र जी को। उनके खास आदमी और शायद दोस्त भी, जिसका नाम रविश था, उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब गजेंद्र जी को होश आया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनकी आंखों से अंशु निकलकर उनके गालों पर आ गए। जब रविश ने उन्हें इस तरह देखा तो बोले, तुम्हें उन्हें सच बता देना था। गजेंद्र जी ने कहा, मैं अगर सच बता देता तो वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते। फिर गजेंद्र जी ने कहा है वो? रविश जी ने कहा, वो लोग इस वक्त यूके में और ठीक है, आप चिंता न करें, हमारे आदमी उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा उनके आसपास ही है। जब से शिप्राजी और सोमित गए थे तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब गजेंद्र जी ने उनकी फैमिली पिक्चर को गले लगा कर आंसू न बहाए हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। सभी को यह लगने लगा गजेंद्र जी ने अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन रविश जी ही जानते थे कि गजेंद्र जी सोमित और शिप्राजी के जाने से कितना टूट गए थे। वही अपनी 6 साल की पढ़ाई पूरी कर सोमित अब डॉक्टर भी बन गया। जब सोमित ने घर छोड़ा था तब वो 2 एंड ईयर में था। ऐसे ही एक दिन सोमित की मुलाकात एक लड़की जिसका नाम कीर्ति था उससे हुई, जिसे देखते ही वो सोमित को पसंद आ गई, जो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। 6 महीने हो गए सोमित उसे रोज देखता, लेकिन उसमें कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। एक दिन सोमित ने उसे डरते हुए प्रपोज किया तो पता चला कि वो लड़की सोमित को पिछले 5 साल से पसंद करती है। जब सोमित कॉलेज में था, कीर्ति उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। यह सुनकर सोमित बहुत खुश होता है और एक दिन कीर्ति को शिप्राजी से मिलवाता है। कीर्ति शिप्राजी को भी बहुत अच्छी लगी। वो कीर्ति की फैमिली से बात करती है तो वह लोग मान जाते हैं। शिप्राजी और सोमित ने पहले ही डिसाइड किया कि वो उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देंगे। अब वह माने या न माने यह उनके हाथ में है, लेकिन वो उनकी बात सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें सच बताया और रिश्ते के लिए मान गए। कीर्ति की फैमिली में उसके मोम डैड और एक बड़ा भाई होता है। कीर्ति और सोमित की शादी हो जाती है। आज शिप्राजी और सोमित को गजेंद्र जी की बहुत याद आती है। उधर गजेंद्र जी छुप कर ही सही लेकिन सोमित की शादी में आते हैं और उन्हें दूर से ही आशीर्वाद देते हैं, फिर चले जाते हैं। वही सोमित की शादी के बाद सोमित अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश थे। फिर शादी के 6 मंथ बाद कीर्ति प्रेग्नेंट हो गई। गजेंद्र जी को जब कीर्ति की प्रेगनेंसी का पता चला तो वो बहुत खुश हुए। जब अधिप का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने विला में एक पार्टी भी रखी, लेकिन वो अपनी खुशी रविश के अलावा किसी से नहीं बांट सकते थे। जब अधिप 10 साल का था तब सोमित, शिप्राजी, कीर्ति और जिसके 2 बच्चे अधिप और उसका छोटा भाई यह भोपाल में थे। यह बात गजेंद्र जी को नहीं पता थी, लेकिन गजेंद्र जी जब वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र सड़क के पास खड़े एक बच्चे पर गई जो अधिप था। गजेंद्र जी उसे देखते ही पहचान गए और ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और गजेंद्र जी ने जल्दी से अधिप को पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो अधिप ने कहा, हम कार से जा रहे थे तो किसी ने हमारी कार को टक्कर मार दी। उस कार में मेरी दादी, मोम डैड, मैं और मेरा भाई था। सिर्फ मुझे ही होश था तो मैं मदद मांगने आ गया। यह सुनकर गजेंद्र जी जब अधिप के साथ वहां पहुंचे तो पूरी गाड़ी जल चुकी थी, उसके साथ ही उनका पूरा परिवार भी जल गया। यह देखकर अधिप बेहोश हो गया और गजेंद्र जी वही घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी रविश ने
उनके कंधे पर हाथ रखा तो गजेंद्र जी ने कहा, रविश, मैंने जिस डर से अपने परिवार को खुद से दूर किया आज वो सच हो गया, मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। तभी रविश ने कहा, अगर तुम इस तरह रोगे तो इस बच्चे को कौन संभालेगा। तो गजेंद्र जी ने अधीप को देखा जो बेहोश था, तो गजेंद्र जी उसे घर ले आए। अधीप को 2 दिन बाद होश आया। जब वो उठा तो जोर से चिखा, बन्नी। तभी गजेंद्र जी ने उसे संभाला और उसे कहा, बेटा तुमने तो सब देखा है, तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारा बन्नी मोम डैड और दादी अब नहीं है, आप अब मेरे पास रहोगे। तो अधीप बचपन से ही स्ट्रांग था, उसमें ज्यादातर गुण उसके दादाजी के थे। अधीप ने साफ पूछा, लेकिन आप है कौन। तो गजेंद्र जी बोले, हम तुम्हारे दादाजी है। तो अधीप ने कहा, मैं कैसे मान लूं और आप मेरे दादाजी है और इतने दिन से कहा थे आप। अधीप की इस बात पर गजेंद्र जी बोले, तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे 12 बर्थडे पर मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मार्शल आर्ट, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग यह सब सीखना होगा और अगर तुमने यह नहीं सीखा तो तुम्हें और इंतजार करना होगा। तुम्हें ऐसा बनना होगा कि सब तुमसे डरे, न कि तुम किसी से। अधीप ने 2 साल मन लगाकर वो सब किया जो उसके दादाजी चाहते थे। जब अधीप का 12 बर्थडे आया तो उसके दादाजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और उसे सब बता दिया। उसी दिन से अधीप अपने दादाजी की सभी बात मानने लगा और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, बिना किसी सवाल के। इसीलिए आज अधीप से सब डरते हैं। प्रेजेंट डे गजेंद्र जी काउच पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। फिर वो अपने रूम में लगी अपनी फैमिली फोटो के पास गए जिसमें उनकी पत्नी, बेटे, बहू और दोनों पोते थे। यह फोटो उन्होंने चुपके से निकलवाई थी। उन्होंने सबसे माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम सबको नहीं बचा सका, लेकिन अब मैं अपनी बची हुई फैमिली नहीं खोना चाहता। तभी उनके रूम का डोर किसी ने नॉक किया। जब गजेंद्र जी ने गेट खोल तो सामने रविश जी थे जो उन्हें डिनर के लिए बुलाने आए थे, लेकिन उन्होंने मान करते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। तो रविश जी बोले, अगर अब आप डिनर के लिए नहीं आए तो अधीप को आप ही संभलना। यह सुनकर गजेंद्र जी रविश जी को घूरते हुए जल्दी से नीचे चले गए और डिनर किया। फिर रविश जी ने उन्हें उनकी दवाई दी और फिर गजेंद्र जी अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गए। कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। गोवा रात 1 बजे। अधीप अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसने सपने में अपने भाई को देखा। अधीप की आंखों में अंशु थे, उसे आज बन्नी बार बार याद आ रहा था। अधीप अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसकी आंखों से लगातार अंशु आ रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो उस वक्त इतना छोटा क्यों था कि अपने फैमिली को बचा भी नहीं पाया। गुस्से से उसने अपना लैपटॉप फेंक दिया और घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाया और बोला, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए मोम डैड। क्यों मैं चाहे किसी से कुछ न कहूँ, लेकिन मेरे दिल का दर्द, मेरे जज्बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सब मुझे पत्थर समझते हैं, कोई भी मुझे गैंगस्टर बोल देता है, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं अपनी मर्जी से गैंगस्टर नहीं बना, मेरी मजबूरी थी। मैंने आपको खो दिया फैमिली के नाम पर, बस दादाजी ही थे मेरे पास, उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया। आज अंबिका ने भी मुझे गैंगस्टर कहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ। तभी उसे कोई आकर जल्दी से गले लगता है। जब अधीप चिल्लाया तो वो सभी अधीप के रूम के बाहर आ गए थे। उन्हें कुछ काम था, वो अधीप से कुछ बात करने आए थे। जिसने अधीप को गले लगाया वो अमन था। एक उसके दोस्त ही तो थे जो उसे जमते थे, लेकिन अधीप उन्हें भी कुछ नहीं बताता था। उन्हें अधीप का सारा सच पता था। जब अधीप ने महसूस किया कि उसे किसी ने गले लगाया है तो वो उस दूर हो गया और कहा, मैं ठीक हूँ, क्या सच में तुझे अंबिका ने गैंगस्टर बोला। अधीप अमन की बात सुनकर बोला, छोड़ उस बात को और तुम सब यहाँ। अमन ने कहा, हाँ, कल हमें निकलना होगा, कर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। फिर सभी वहाँ से चले गए और अमन ने अधीप को सोने को बोला और वो भी वहां से चला गया। अगला दिन अंबिका तैयार हो ऑफिस चली गई और अधीप के कैबिन में जाकर अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगी। अधीप जब अपने कैबिन में आया तो दोपहर के 12:30 हो रहे थे। अधीप अपनी चेयर पर बैठ गया और आज जो मीटिंग थी उसकी फाइल देखने लगा। थोड़ी देर में अधीप के कैबिन का डोर नॉक हुआ। अधीप ने कमिंग बोल दिया। तभी मैनेजिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर प्रियंका अंदर आई। जब वो अंदर आ रही थी तो उसकी नजर अंबिका पर गई, तो अंबिका की खूबसूरती देखकर उसे जेलसी हुई, तो वो अंबिका को घूरकर देखने लगी। वो अधीप को पसंद करती थी।
अंबिका को घूरने का दूसरा रीजन यह भी था, लेकिन अंबिका अपने काम में बसी थी। जब वो कुछ नहीं बोली तो अदिप ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कुछ काम था या यहाँ बस दूसरों को घूरने आई हो? यह सुनकर प्रियंका हड़बड़ा गई और उसने कहा, सर मैं यह फाइल आपको देने। उसने इतना ही कहा कि अदिप ने उससे फाइल छीन ली और पेज पलटा तो अदिप ने कहा, वैसे मिस प्रियंका ने जल्दी से अपना नाम बताया। हाँ वही, क्या आपने सच में फाइल बिना मिस्टेक पूरी की है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अदिप ने अंबिका को बुलाया और फाइल देखने को कहा तो अंबिका ने कहा, लेकिन सर मैं कैसे? तो अदिप बोला, तुम्हें इसमें जितनी भी मिस्टेक मिले उन्हें निकालो। लेकिन बस 10 मिनट में अंबिका ने ओके कहा और एक पेंसिल उठा ली, फिर फाइल देखने लगी। उसे जहां जहां मिस्टेक लगी उसने उस पे मार्क किया। फिर 10 मिनट बाद वो फाइल उसने अदिप को दी। जब अदिप ने फाइल देखी तो उसमें लगभग 11 से 12 गलतियां थी। अदिप ने प्रियंका को कहा, अगली बार यह आंखें काम पर होनी चाहिए, किसी को घूरने पर नहीं। लेकिन प्रियंका को लगा कि अंबिका ने जानबूझकर उस फाइल में गलती निकली है, जिससे वो अंबिका से और भी ज्यादा चिढ़ गई। फिर पैर पटकते हुए कैबिन से निकल गई, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में कोई फाइल कैसे चेक कर सकता है। लेकिन अदिप अंबिका को अच्छे से जान गया था, उसे लोगों को पहचानने की एबिलिटी थी, यहाँ तक कि वो किसी के एक्सप्रेशन देखकर बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। अंबिका अपनी जगह पर आकर दोबारा अपना काम करने लगी। वही प्रियंका अपने कैबिन में बैठी गुस्से में लाल हो रही थी। उसने दांत पिसते हुए कहा, अंबिका मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 2 बजे अदिप मीटिंग रूम में चला गया। उसकी मीटिंग 3 घंटों में खत्म हुई। वही ऑफिस टाइम भी खत्म हो चुका था तो अंबिका भी अदिप के कैबिन से बाहर आ गई। जब अंबिका लिफ्ट के पास पहुंची तो लिफ्ट बंद थी। अंबिका के पीछे अदिप भी खड़ा था तो शिवेन ने कहा, सर लिफ्ट ठीक होने में 20 मिनट लगेंगे, तो क्या आप आज 14 फ्लोर की लिफ्ट से चले जाइए? यह सुनकर अंबिका सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसके पीछे अदिप भी चल दिया। यह देख वो चारों मुस्कुरा दिए। अंबिका नीचे पहुंची तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल उठकर कहा, बोलो। अयान का था। अदिप अयान का नाम सुन रुक गया। अंबिका ने कुछ बात की, उसके बाद फोन रख दिया। तब तक अदिप लिफ्ट में जा चुका था। जैसे ही अंबिका पीछे मुड़कर लिफ्ट में जाने को हुई तो किसी ने उसे लिफ्ट में धक्का दे दिया। जैसे ही अंबिका को लगा कि वो गिरने वाली है तभी उसे किसी ने पकड़ लिया। अंबिका ने ऊपर देखा तो वहां अदिप था। फिर अंबिका ने पीछे मुड़कर देखा कि उसे धक्का किसने दिया, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अंबिका को एहसास हुआ कि वो कहाँ है तो उसने अदिप की बाहों से छूटने की कोशिश। अभी लिफ्ट कुछ फ्लोर ही नीचे गई होगी तभी लिफ्ट रुक गई, क्योंकि लिफ्ट ठीक हो रही थी और दोनों लिफ्ट का कनेक्शन एक ही जगह था। इसलिए अदिप ने शिवेन को कॉल करने के लिए फोन देखा तो उसमें सिग्नल नहीं था। अंबिका अभी भी अदिप की बाहों में ही थी। तभी लिफ्ट की लाइट भी बंद हो गई तो अंबिका ने अदिप को कस के पकड़ लिया। अदिप को समझते देर नहीं लगी कि अंबिका डर रही है। अदिप ने अंबिका को अपनी बाहों में और भी कस लिया और अंबिका के कान के पास जाकर अपनी सिडेक्टिव आवाज में कहा, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास। अदिप के इस रिएक्शन से अंबिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से उछलकर अभी बाहर आ जाएगा। तभी अदिप ने अंबिका का फेस उसके चीन से पकड़कर ऊपर किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे अंबिका सिहर उठी, जिसे अदिप भी महसूस कर रहा था। अदिप का किस और भी डीप और सिडेक्टिव हो गया, जिसे दोनों ही एंजॉय कर रहे थे। तभी लिफ्ट की लाइट ऑन हुई और लिफ्ट चल दी और ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। जब लिफ्ट खुली तो उसके बाहर अमन, शिवेन, कार्तिक और राज थे। जब अंबिका और अदिप को ऐसे देखा तो सबने अपना मुंह घुमा लिया उधर। उन दोनों को एहसास हुआ कि लिफ्ट नीचे आ गई है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जब अंबिका ने सामने उन चारों को देखा तो उसे बहुत शर्म आई। उसने शर्म से अपनी नजरें नीचे की और जल्दी से बाहर आकर अपनी कार में बैठ घर निकल गई। अंबिका के जाते ही उन चारों ने मुड़कर अदिप को देखा तो उन्हें अपनी गुस्से वाली नजरों से घूर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके रोमांटिक मोमेंट को बर्बाद कर दिया। अदिप को गुस्से में देखकर सभी ने सॉरी कहा और जाने को हुए, लेकिन अदिप ने उन्हें कहा रुको और सभी रुक गए। फिर अदिप ने उन्हें बोला, मुझे 14 फ्लोर के पिछले 30 मिनट की रिकॉर्डिंग देखनी है। यह बोलकर अदिप सिक्योरिटी रूम की तरफ चल दिया। उसके पीछे वह चारों भी चले गए। जब अदिप सिक्योरिटी रूम में पहुंचा तो सभी गार्ड उसे वहां देख खड़े हो गए। शिवेन ने गार्ड के हेड को 14 फ्लोर पर पिछले आधे घंटे की रिकॉर्डिंग दिखाने को कहा। वीडियो अंबिका और अदिप के नीचे आने से स्टार्ट हुआ और अंबिका जब कॉल कट कर घूमी और लिफ्ट में जाने को हुई ही थी कि उसे पीछे से प्रियंका ने धक्का दे दिया। यह देखकर अदिप को बहुत गुस्सा आया और उसने शिवेन से कहा, इस लड़की का रेजिग्नेशन लेटर
तैयार करो और उस पर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की वर्निक स्टेंट भी, ताकि इसे अब कहीं जॉब ना मिले और इसकी सैलरी के साथ इसके घर भेजो। इतना बोल वो वहां से चला गया। शिवेन ने जल्दी से अपने कैबिन में जाकर लेटर तैयार किया और उसे स्टेंट कर ओल्ड सिंघानिया मेंशन निकल गया अधीप के साइन लेने। जब अधीप मेंशन पहुंचा तो आज उसे दादाजी बहुत खुश लग रहे थे। तो कार्तिक ने राज के कान में धीरे से कहा, क्या बात है, आज तो दादाजी हमारे दादाजी लग ही नहीं रहे। तो राज ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि दादाजी को खुश नहीं होना चाहिए? मैंने ऐसा कब कहा? उसके बाद सभी अपने रूम में जाकर फ्रेश हुए और नीचे डिनर के लिए आ गए। तब तक शिवेन भी आ गया। दादाजी ने शिवेन को देखकर कहा, तुम कहाँ बसी थे? तभी शिवेन ने कहा, बिग बॉस में बॉस के काम में बसी था। फिर शिवेन ने उस लेटर पर अधीप के सिग्नेचर लिए। तभी उसे दादाजी ने डिनर करने को कहा तो वो डिनर करने बैठ गया। डिनर के बाद सभी अपने रूम में सोने चले गए, लेकिन अधीप अपने बेड पर लेटकर अंबिका के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे अपनी और अंबिका की पहली मुलाकात याद आई। जब अंबिका उससे टकराई तो उसे लगा शमिता उससे टकराई है, क्योंकि शमिता अधीप के पीछे पागल थी और उसकी क्लासमेट भी वो अधीप के पास आने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। उसे लगा शमिता है। अधीप पहले ही गुस्से में था, क्योंकि शमिता के डैड मिस्टर वेद रायचंद एक दिन पहले शमिता के कहने पर शमिता का रिश्ता अधीप के लिए लाए थे। जब अधीप ने देखा कि वो शमिता नहीं कोई और है तो अधीप तो जैसे कहीं खो गया। अंबिका ने डर से अपना चेहरा कवर किया था, लेकिन उसके खूबसूरत पिंक लिप्स, अधीप तो उसको बस एक बार देखना चाहता था। लेकिन तभी उसे किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। अधीप को उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने देखा कि वो अभिषेक है जिसे चाहकर भी वो कुछ नहीं कह सकता, उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। उसके बाद अक्सर अंबिका अधीप के सामने आई, लेकिन वो अधीप से दूर रहती। जब अधीप ने देवंश को पिटा तो उसे नहीं पता था कि झगड़ा किस बात पर हुआ, और जब रियांश ने अधीप को हटाकर अंबिका को पकड़ा तब भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसे अमन ने बताया कि देवंश ने अंबिका और रियांश को लेकर कितना गंदा बोला है अंबिका से, क्योंकि पूरे कॉलेज को पता था कि महिरा रियांश की गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर अधीप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अधीप देवंश और उसके सभी दोस्तों को पहले ही पीट चुका था, लेकिन जब अमन ने अधीप को बताया कि देवंश ने अंबिका से खुद के साथ सोने और रियांश और अंबिका को लेकर कितना गंदा बोला तो उसे देवंश को जान से मरने का मन किया, क्योंकि सारा कॉलेज जानता था कि महिरा रियांश की गर्लफ्रेंड है। इसी गुस्से में अधीप अंबिका को हाथ पकड़कर कॉरिडोर में ले आया। उसने जब अंबिका का हाथ छोड़ा तो उसकी कलाई पर अधीप के उंगलियों के निशान बन गए थे। अधीप को यह देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने यह जाहिर न करके अंबिका को रियांश से दूर रहने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अंबिका का नाम किसी और के साथ जुड़े। लेकिन उसने जब अंबिका को देखा तो उसे नहीं लगी कि अंबिका रियांश से दोस्ती तोड़ेगी, जो शायद सही भी था। इसी गुस्से में अधीप ने अंबिका के मुंह पर नोटों की गड्डी फेंक दी, और जब अधीप ने अंबिका को देखा तो वो गुस्से में उसे जान से मार डालने वाला लुक दे रही थी, जिसे देखकर अधीप ने एक डेविल स्माइल की। उसे ऐसा करते अमन ने देख लिया था। फिर अधीप वहां से अपने विला में आ गया। एक हफ्ते बाद सुबह अंबिका महिरा के साथ कॉलेज के गार्डन में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद रियांश और अभिषेक भी आ गए। जब रियांश अंबिका को परेशान कर रहा था तो अधीप के दोस्त उसे नोटिस करने लगे। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अधीप अंबिका को पसंद करता है, उसके सभी दोस्त बहुत खुश हुए। उस दिन दिव्या की बर्थडे पार्टी में वो सरप्राइज दिव्या के लिए राज की तरफ से था, क्योंकि राज दिव्या को बहुत पसंद करता था। और उस दिन राज दिव्या को प्रपोज करने वाला था, जिसमें अधीप के साथ सभी ने राज की हेल्प की। जब कार्तिक ने बताया कि दिव्या आ रही है तो शिवेन और अमन ने रोज पटेल्स ऊपर से नीचे गिरा दिए, लेकिन वहां दिव्या की जगह अंबिका आ गई। और उसने उस दिन रेड और गोल्डन के कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर रोज पेटेल्स गिर रही थी। तो एक बार को ऐसा लगा जैसे हजारों फूलों से कोई गुलाब की कली बाहर आ रही है। वो उसमें बहुत हॉट लग रही थी। अधीप का मन किया कि राज की जगह आज वो अंबिका को प्रपोज कर दे, लेकिन आज राज का प्रपोज डे है, यह सोचकर चुप हो गया। तभी रियांश अंबिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया, जिससे अधीप वहां से गुस्से में बाहर आ गया। उसके बाद पता नहीं अंबिका को क्या हुआ, अगले 2 महीने उसने बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया, न किसी से बात की न किसी से मिली। एग्जाम के बाद अचानक कहीं गायब हो गई और अब 6 साल बाद अचानक लौट आई। ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो वहां से चली गई? अधीप इन्हीं सब सोच में था। तभी
उसका फोन रिंग हुआ। उसने चौंक कर अपना फोन देखा तो कॉल शिवेन का था। अदिप ने कॉल पिक किया तो शिवेन ने कहा, बॉस यह प्रियंका ने हंगामा कर दिया है, वो मुझे धमकी दे रही है, वो मुझे रेप केस में फंसा देगी, नहीं तो उसका रेजिग्नेशन वापस ले लूं। यह सुनकर अदिप ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और शिवेन को बोला, पुलिस को आज जो उसने किया है वो वीडियो दे दो। इतना बोलकर अदिप ने कॉल कट कर दिया। शिवेन ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में पुलिस आकर प्रियंका को अरेस्ट करके ले गई और शिवेन अपने घर चला गया। उधर आज अंबिका को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी आज जो अदिप ने उसे किस किया उसी के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो अदिप के पास जाते ही खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी, क्यों वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। क्या मैं अदिप को चाहने लगी हूँ या बस यह ऐसे ही है? नहीं, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। ऐसे ही रियान शयान के लिए मैंने कभी फील नहीं किया, लेकिन अदिप के लिए एक अलग ही फीलिंग है। क्या अदिप भी मेरे लिए ऐसा ही फील करता है? और अगर वो भी मुझे पसंद करे तब क्या वो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो तो क्या कोई भी मेरे बच्चों को नहीं अपनाएगी? यही सोच हुए अंबिका को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अगली सुबह आज अंबिका थोड़ी परेशान थी। महिरा ने उसे ऐसे देखा और जब अंबिका डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के टाइम पूछा, अंबिका क्या तुम ठीक हो? अंबिका ने कहा, कुछ नहीं दी, बस काम का थोड़ा टेंशन है, और अपना नाश्ता किया। फिर दोनों बच्चों को गाल पर किस किया और बाय बोलकर निकल गई आज महिरा। फिर इन सब में दोपहर हो गई और महिरा बच्चों को स्कूल से घर ले आई। फिर उन्हें चेंज करवाया, फिर उन्हें लंच के लिए बोला तो उन्होंने कहा, मासी आज हमें नूडल्स खाने हैं, लेकिन होमवर्क करने के बाद फिर हम आज भी पार्क चलेंगे उन दादाजी से मिलने, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें कल चॉकलेट भी दी और हमारे साथ खेले भी। तो महिरा ने ओके कहा। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी होमवर्क किया और महिरा ने उनके लिए नूडल्स बना दिए, जिन्हें तीनों ने खाया। उसके बाद महिरा उन्हें पार्क लेकर निकल गई, जहां आज भी गजेंद्र जी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लवी और आर्य से एक अलग ही लगाव था। 1 घंटा खेलने के बाद अब गजेंद्र जी थक गए तो वो एक बेंच पर बैठ गए। फिर उन्होंने लवी और आर्य से उनके डैड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे डैड ने मम्मा को छोड़ दिया और चले गए। गजेंद्र जी ने कहा, कहाँ गए तुम्हारे डैड? तुम्हें नहीं पता? और क्या वो तुमसे मिलने नहीं आते? तो लवी और आर्य ने कहा, इससे ज्यादा मम्मा को पूछो तो वो डांट देती है, इसलिए हम उनसे और नहीं पूछते। तो गजेंद्र जी चुप हो गए और उन्होंने बच्चों का मूड ठीक करने के लिए उन्हें अपने पॉकेट से एक एक चॉकलेट दे दी, जिसे देख दोनों खुश हो गए। थोड़ी देर के बाद महिरा ने दोनों बच्चों को घर चलने को कहा तो बच्चों ने गजेंद्र जी को बाय बोला और चले गए। महिरा उन्हें घर ले आई। महिरा जैसे ही घर में आई तो उसे हॉल में आई तो बच्चे अपने रियांश चाचू से लिपटे हुए थे, जो उससे पहले ही अंदर आ गए थे। जब महिरा ने रियांश को देखा तो वह भी खुश हो गई, क्योंकि वो रियांश को 2 दिनों के बाद देख रही थी। थोड़ी देर में अंबिका भी आ गई। जब उसने सभी को हॉल में ही देखा तो वो भी हॉल में ही आ गई और रियांश से कहा, कैसे हो? रियांश ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो अंबिका ने भी ठीक होने का कहा। तो रियांश ने कहा, अंबिका मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ तो मैं महिरा को भी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। क्या तुम बच्चों को संभाल लोगी? तो अंबिका बोली, रियांश तुम दोनों टेंशन फ्री जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। रियांश ने महिरा को बैग पैक करने को कहा और कुछ ही देर में दोनों चले गए। अब घर में अंबिका और बच्चे थे। अंबिका अपने रूम में गई और फ्रेश होकर नीचे आ गई। आज फ्राइडे था। फिर अंबिका ने बच्चों के साथ डिनर किया और उन्हें अपने रूम में ले आई। तभी लवी ने कहा, मम्मा आज हमने पार्क में उन दादाजी के साथ बहुत इंजॉय किया, वो हमारे साथ खेले भी थे। तो अंबिका ने ना समझी में कहा, कौन से दादाजी? तभी आर्य ने कहा, जब उस दिन हम आपके साथ पार्क गए थे। अंबिका ने हाँ कहा तो लवी और आर्य ने उसे पूरी बात बता दी और यह भी बताया कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को बहुत डांट भी लगाई। फिर अंबिका ने गुड नाइट बोलकर उन्हें सोने को कहा। दोनों बच्चों ने अंबिका को गुड नाइट कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अंबिका भी सो गई। उधर महिरा और रियांश अपनी फाइट में थे, जहां रियांश ने एक रूम बुक किया था, उसके साथ उसका पी और मैनेजर विक्की भी था, जो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, और महिरा उसके साथ रूम में थी। कुछ देर बाद दोनों ने डिनर किया। फिर दोनों काउच पर ही बैठे थे। महिरा एक मैगजीन में अपनी नजरें टिकाए थी और रियांश अपने लैपटॉप में। थोड़ी देर बाद रियांश ने अपना लैपटॉप साइड रखा और महिरा से मैगजीन छीन ली। फिर उसे अपने पास खींच लिया और अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। महिरा भी उसका साथ दे रही थी। उन दोनों
का किस और भी पॉशनेट होता गया। जब महिरा को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो रियांश ने उसके लिप्स छोड़ दिया, फिर उसकी नेक पर किस करने लगा। रियांश का एक हाथ महिरा की कमर और दूसरा उसकी पीठ पर था। रियांश के से प्यार में महिरा पूरी तरह मदहोश हो रही थी। इससे पहले कि दोनों अपनी लिमिट क्रॉस करते रियांश ने महिरा को छोड़ दिया। उधर महिरा की धड़कनें अपने कंट्रोल में नहीं थी, जिससे उसकी सांसें तेज चल रही थी और रियांश का भी कुछ यही हाल था। कुछ देर में नॉर्मल होते ही रियांश ने महिरा को अपनी बाहों में लिया और काउच पर लेट गया, जो सोफा कम बेड था। थोड़ी देर में दोनों सो गए। सुबह के 5 बजे अंबिका की नींद अपने फोन अलार्म से खुली। अंबिका उठी और बाथरूम में फ्रेश हो नहाकर नीचे आई। उसने खुद से आज नाश्ता बनाया और बच्चों को उठाने चली गई। फिर बच्चों को तैयार कर नीचे लाई, फिर बच्चों के साथ नाश्ता कर उन्हें आज खुद स्कूल छोड़ खुद ऑफिस निकल गई। आज अंबिका ऑफिस पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई, जिसे अदिप ने नोटिस किया। आज अंबिका अपने जगह आकर काम करने लगी। आज अंबिका को मैनेजिंग डिपार्टमेंट में काम था, इसलिए वो वहां चली गई, लेकिन वहां उसने प्रियंका को जॉब से निकालने की बात सुनी तो मन में सोच उस दिन प्रियंका से फाइल में कुछ गलतियां हुई और इस अकड़ू ने उसे जॉब से निकाल दिया। अब तक अंबिका का जो नजरिया अदिप के लिए बदला था फिर वही हो गया, क्योंकि अंबिका नहीं जानती थी कि अदिप ने प्रियंका को किस लिए जॉब से निकला है। अंबिका वापस अपनी जगह आ गई और रह रहकर उसकी नजर अदिप को घूरती, जो अपनी फाइल पढ़ने में बसी था। अदिप को भी एहसास हो गया कि अंबिका उसे घूर रही है। तभी उसने अपना लैपटॉप उठाया और अपने कैबिन का फुटेज देखने लगा, जिसमें अंबिका लगातार उसे घूर रही थी। अदिप से अब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अपनी चेयर से उठा और अंबिका के पास आ गया। उसको उठता देख अंबिका ने अपनी नजरें अपने लैपटॉप पर गड़ा ली। अदिप ने अंबिका के पास आकर उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाया। अंबिका एकदम से अदिप को अपने सामने देखकर घबरा गई और अटकते हुए कहा, ए पी 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 यहाँ। अदिप ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसे शांत किया। अंबिका चुप हो गई। अदिप ने अंबिका के कान के पास जाकर अपनी सिडेक्टिव आवाज में कहा, तुम मुझे इतनी देर से घूर रही थी तो मैंने सोच कि तुम्हारे सामने ही बैठ जाता हूँ, फिर जितना मन करे उतना घूर लेना और घूरते हुए गले लगाने का मन हो तो वो भी कर लेना। यह सुनकर अंबिका हड़बड़ा गई और मैं कहा कि इसे कैसे पता मैं इस घूर रही हूँ। तभी अदिप ने कहा, अब इतना प्यार से घूरोगी तो किसी को भी एहसास हो जाएगा। अंबिका चौंक कर अदिप को देखते हुए ए पी 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 ए अपनी जगह जाइए न। अदिप शरारत से मुस्कुरा कर छुप कर क्यों देख रही हो, मैं सामने हूँ, जी भरकर देख लो, दूर से मुझे भी मजा नहीं आ रहा। अंबिका तो अदिप की मुस्कान में खो गई, खासकर उसके डिम्पल। आज पहली बार अंबिका ने अदिप को इतना करीब से देखा था। अदिप सच में बहुत हैंडसम, अट्रैक्टिव और उसका चार्म लड़कियों तो उस पर मर मिटने को तैयार थी। अंबिका जब उसे प्यार से देख रही थी तभी अदिप भी उसके गुलाबी होठों को देखने लगा और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक कोई कैबिन का डोर खोलकर अंदर आ गया। यह शिवेन था। उसने आते ही कहा, बॉस इस पर आपके शाइन चाहिए थे। जब शिवेन ने ऊपर देखा तो उसे अदिप अपनी नीली आंखों से घूर रहा था, जिसे देख शिवेन को लगा जैसे अगर भाभी न होती तो बॉस उसे गोली मार देते। यह देख उसने फाइल टेबल पर रखी और सॉरी बोल जल्दी से बाहर चला गया। उसके जाते ही अदिप ने अंबिका को देखा जो उसे ही घूर रही थी। यह देख अदिप हड़बड़ा गया और जल्दी से अपनी चेयर पर आ गया। फिर शिवेन की लाई हुई फाइल ली और पढ़कर साइन किए। तभी अंबिका ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी जिसमें 12 हो रहे थे। उसने अपना पर्स लिया और बाहर चली गई। अदिप बस उसे जाते देख रहा था लेकिन कुछ कहा नहीं। अंबिका बच्चों के स्कूल पहुंची और उन्हें स्कूल से घर ले आई। फिर उनके रूटीन के हिसाब से उनको चेंज करवाया और होमवर्क करवाने के बाद उन्हें कुछ स्नैक्स दिया। आज भी बच्चों ने पार्क जाने को कहा, फिर अंबिका उन्हें पार्क लेकर गई और आज भी गजेंद्र जी पहले ही पहुंचकर आर्य और लवी का इंतजार करने लगे। तभी उन्हें बच्चे अंबिका के साथ आते दिखे, जिसे देखकर गजेंद्र जी बहुत खुश हो गए। आर्य लवी का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाया, दादाजी, और उनकी की तरफ भागा। तभी गजेंद्र जी बोले, अरे आराम से, और अंबिका को देखकर बोले, वो कौन है? तभी आर्य, वो हम दोनों की मम्मा है। तब तक अंबिका भी वहां आ गई और उन्हें कहा, तो यह है आप दोनों के दादाजी। अंबिका ने गजेंद्र जी को नमस्ते किया और गजेंद्र जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। फिर अंबिका खुद एक बेंच पर बैठ गई। आर्य लवी गजेंद्र जी के साथ खेलने लगे। आज बच्चे उनके साथ थोड़ा ज्यादा देर तक खेलते रहे। फिर अंबिका बच्चों को लेकर घर आ गई और गजेंद्र जी अपने घर निकल गए। घर पहुंचकर गजेंद्र जी को अदिप हॉल में ही सोफे बैठा मिला। उन्होंने जब अदिप को घर जल्दी आए देखा तो पूछ लिया, आज तुम जल्दी आ गए? तो अदिप ने उल्टा उनसे ही सवाल पूछ लिया, आपको मैंने बाहर जाने से मना नहीं किया है? पहले तो आप गार्डन में ही घूम लेते थे, लेकिन अब ऐसा क्या है
जो आप पार्क में जाने लगे और किन बच्चों के साथ खेलते हैं आप। तभी गजेंद्र जी ने कहा, क्या तुम भी मिलोगे उन बच्चों से? बहुत प्यारे बच्चे हैं, अब तुम तो पता नहीं कब शादी करोगे जो मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेल सकूं। तभी अदिप ने कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं उस शमिता से शादी कर लूं? तभी दादाजी बोले, नहीं, मैं उस जैसी लड़की को कभी अपनी पोता बहुत नहीं बनाना चाहता। मुझे तुम्हारे लिए ऐसी लड़की चाहिए जो घर परिवार को समझे, जिसकी आंखों में सबके लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, प्यार हो, जो तुम्हें समझे और जो मुझे जल्दी से परदादा बना दे। यह सुनकर अदिप की आंखों के सामने अंबिका का चेहरा आ जाता है और उसने कहा, दादाजी, क्या कोई शरीफ लड़की मुझ जैसे गैंगस्टर से शादी करेगी? कौन सा शरीफ बाप अपनी बेटी देगा मुझे? यह सुनकर दादाजी को खांसी होने लगती है, जिससे अदिप अपनी सोच से बाहर आ जाता है और जल्दी से दादाजी को पानी पिलाकर पूछता है, आप ठीक है? दादाजी हाँ बोलते हैं, फिर अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। वही यूके में महिरा अपने रूम की बालकनी खड़ी अपने हाथों में कॉफी मांग लिए सामने समुद्र को देखे जा रही थी। उसे वहां का व्यू काफी अच्छा लग रहा था, बहुत शांति थी वहां। रियांश एक मीटिंग के लिए बाहर गया था और वो रियांश का ही घर था जो समुद्र किनारे बना हुआ था। महिरा वही खड़ी थी, तभी उसे किसी ने पीछे से उसे हग किया। महिरा ने कहा, हो गई तुम्हारी मीटिंग? काफी टाइम लग गया। तभी रियांश, हाँ टाइम तो लग गया, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ 2 दिन की जगह 1 वीक तक रुक सकते हैं। तभी महिरा ने कहा, 1 वीक ज्यादा हो जाएगा, 4 दिन काफी है। रियांश ने ओके कहा, फिर महिरा को अपनी तरफ घुमाकर किस करने लगा। कुछ देर बाद उसने उसे छोड़ दिया और खुद अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। रियांश चेंज करके बाहर आया और महिरा को बालकनी से अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया, फिर खुद उसके ऊपर आकर उसे फिर से किस करने लगा। उनका किस 20 मिनट चला। थोड़ी जब दोनों की सांसें उखाड़ने लगी तो दोनों अलग हो गए। उसके बाद दोनों ने डिनर किया, उसके बाद रूम में आ गए और एक दूसरे को हग करके सो गए। उधर भोपाल अंबिका अपने बच्चों को साथ लेकर सोने चली गई। ओल्ड सिंघनिया मेंशन अदिप अपने बेड पर लेटकर अंबिका के ही बारे में सोच रहा था, लेकिन क्या अंबिका कभी मुझे शादी के लिए हाँ करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता अंबिका कभी मुझे शादी करेगी। लेकिन तभी उसे आज अंबिका का उसे घूरना याद आ गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में अंबिका के बारे में सोचते हुए उसे भी नींद आ गई। आज उसके चेहरे पर सुकून और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगले 2 दिन अंबिका अपने मामाजी के घर रही और मंडे को बच्चों को स्कूल छोड़कर खुद ऑफिस चली गई। आज भी अंबिका दोपहर को ही ऑफिस से निकल गई, लेकिन आज अदिप मीटिंग के लिए बाहर चला गया था। उसे पता नहीं था कि आज भी अंबिका दोपहर को दी चली गई। अंबिका बच्चों को लेकर घर पहुंची तो महिरा और रियांश आ चुके थे, जिन्हें देखकर बच्चे खुश हो गए। अंबिका ने पूछा, तुम तो परसों आने वाले थे, फिर आज कैसे? तो महिरा ने कहा, मेरा मन नहीं लगा इन दोनों के बिना, इसलिए जल्दी आ गई। उसके बाद अंबिका ने सभी के साथ लंच किया, फिर दोबारा ऑफिस चली गई। आज भी महिरा बच्चों के कहने पर उन्हें पार्क ले गई। आज उसके साथ रियांश भी गया। जब बच्चे गजेंद्र जी के साथ मन भरकर खेल लिए तो वो सभी घर के लिए निकालने लगे। आर्य और लवी गजेंद्र जी के पास ही खड़े थे, पर लवी थोड़ा दूर थी और आर्य गजेंद्र जी के बिल्कुल पास था। महिरा फोन पर बात कर रही थी और रियांश गाड़ी लेने गया था। तभी गजेंद्र जी पर किसी ने गोली चलाई जो उन्हें लगी नहीं। तभी दूसरी चली तो गजेंद्र जी आर्य को लेकर कूद गए, लेकिन इससे आर्य का सिर पत्थर से टकराने से उसे चोट आ गई और दूसरी गोली गजेंद्र जी को बाजू पर छूकर निकल गई। यह देख उनके बॉडीगार्ड उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगे, लेकिन गजेंद्र जी आर्य को भी अपने साथ लेकर निकल गए। रियांश और महिरा भी लवी को लेकर उनके पीछे गए। महिरा और लवी रो रहे थे। रियांश बहुत टेंशन में आ गया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर पहले गजेंद्र जी को चेक करने लगे, लेकिन उन्होंने पहले आर्य का ट्रीटमेंट करने को बोला। गार्ड ने अदिप को तभी फोन के दिया था। अदिप की मीटिंग भी अभी खत्म हुई थी। दादाजी को गोली लगी है। यह सुनकर अदिप मीटिंग रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ भागा। यह देखकर राज, शिवेन, अमन, कार्तिक भी उसके पीछे भागे, लेकिन तब तक अदिप लिफ्ट में चला गया और जितना जल्दी हो सका हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके पीछे राज, अमन, कार्तिक और शिवेन भी आ गए। अदिप जल्दी से दादाजी से मिला तो उन्होंने उसे खुद के ठीक होने का बोला, क्योंकि दादाजी अपने हाथ पर पट्टी करवाकर ऑट के बाहर ही बैठे थे। रियांश ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर डरते हुए अंबिका को सब बता दिया। जब रियांश ने अदिप को देखा तो अदिप को घूरते हुए बाहर आकर अंबिका का इंतजार करने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जब रियांश ने पीछे मुड़कर देखा तो अदिप था।
जिसे देख रियांश का गुस्सा फूट पड़ा और उसने गुस्से से अधिप का कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर अधिप के दोस्त रियांश के पास आने को हुए तो अधिप ने उन्हें इशारे से रोक दिया। तभी रियांश ने उसे सामने की दीवार में दे मार, फिर गुस्से से कहा, तुम जैसे गैंगस्टर से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अगर मुझे पता होता कि आर्य और लवी एक गैंगस्टर से मिल रहे हैं तो मैं उन्हें कभी तुम्हारे दादाजी के पास नहीं जाने देता। अगर आर्य को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही अमन, राज और कार्तिक रियांश से अधिप का कॉलर छुड़ाया। तभी अंबिका रोते हुए अंदर आई और रियांश से पूछा, आर्य कहाँ है। रियांश ने अंबिका को रिलैक्स करने की कोशिश की। तभी अंबिका रियांश पर जोर से चिल्लाई, चुप हो जाओ, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मुझे यह भी नहीं पता उसे कितनी चोट आई है और तुम बोल रहे हो मैं चुप हो जाओ। रियांश, क्या मैंने इसीलिए तुम्हें और महिरा को अपने बच्चे दिया कि तुम ठीक से उनको संभाल भी नहीं पाए। अंबिका की यह बात सुन कि आर्य उसका बेटा है। अधिप, अमन, राज, शिवेन और कार्तिक को तो जैसे झटका लगा। अंबिका ने फिर कहा, क्या तुम अभी भी यही कहोगे कि वो तुम्हारे बच्चे नहीं है? अब तो सच बोल दो, क्या उस रात तुम नहीं थे मेरे साथ? तभी रियांश अंबिका पर चिल्लाया, नहीं वो मेरे बच्चे नहीं है और उस रात मैं नहीं था तुम्हारे साथ। फिर अधिप को घूरते हुए कहा, पर मुझे पता है वो किसके बच्चे है और अब तुम्हें वो इंसान खुद कहेगा कि वो उसके बच्चे है। उसके बाद अंबिका अंदर चली गई और अधिप और उसके दोस्त तो अभी भी सदमे में थे। कुछ देर बाद अधिप अपने सेंस में आया और वो भी अंदर आ गया। उसकी नज़र अंबिका पर थी जो महिरा के बगल में बैठी लवी को संभाल रही थी और महिरा उसे, जिसे देख अधिप के साथ उसके सभी दोस्त चौंक गए क्योंकि सभी लवी से मॉल में मिल चुके थे। तभी डॉक्टर बाहर आई तो सभी ने डॉक्टर से आर्य के लिए पूछा तो डॉक्टर ने कहा, आर्य का ब्लड बहुत लॉस हुआ है, उसे ब्लड चाहिए। तभी गजेंद्र जी ने कहा, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस कहीं से भी ब्लड का इंतजाम करो। इससे पहले कोई कुछ बोलता तभी अमन ने कहा, क्या मेरा ब्लड दे सकते हैं? तभी डॉक्टर ने कहा, आपका बच्चे से कोई रिश्ता है? तो उसने मना किया और कहा, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है। फिर डॉक्टर ने अमन के कुछ टेस्ट किए और आर्य को ब्लड दे दिया। कुछ देर बाद आर्य को होश आ गया और उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अंबिका और लवी उसे देखने गए। अंदर जाकर अंबिका ने आर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और लवी अंदर जाते ही आर्य से लिपट कर बोली, भैयू आपने मम्मा और मुझे डरा दिया था। यह सुनकर आर्य मुस्कुरा दिया। कुछ देर में आर्य की आंखें नींद से झपकने लगी क्योंकि आर्य पर अभी नींद के इंजेक्शन का असर था। तो अंबिका उसे आराम का बोलकर उसके माथे पर किस कर बाहर आ गई और आर्य सो गया। महिरा और रियांश ने आर्य को बाहर से ही देखा। गजेंद्र जी ने डॉक्टर से बोलकर आर्य का बेड अपने रूम के पास वाले रूम में लगवा दिया, जहां बीच में सिर्फ एक कांच की दीवार थी जिससे गजेंद्र जी आर्य को साफ देख सकते थे। अंबिका जब बाहर आई तो उसने महिरा से लवी को घर ले जाने को बोला तो रियांश ने कहा, महिरा तुम जाओ, मैं रुकता हूँ अंबिका के पास। तो अंबिका ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं संभाल लूंगी, तुम दोनों जाओ। और रियांश, मेरे आज के बिहेव के लिए सॉरी, पता नहीं मैं गुस्से में क्या बोल गई। रियांश ने कोई बात नहीं कहा, फिर महिरा और लवी के साथ चला गया। रात के 8 बजे अंबिका अकेले बाहर बैठी थी तो उसके बगल में कोई आकर बैठ गया। जब अंबिका ने घूम कर देखा तो अधिप अपने हाथों में 2 कप कॉफी लेकर बैठा था। उसने एक कर अंबिका की तरफ बढ़ाया तो उसने मना कर दिया। थोड़ी इंसिस्ट करने पर उसने ले ली। उसके बाद अधिप और अंबिका दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अधिप अपने दादाजी के रूम में गया तो उसने देखा उसके दादाजी आर्य को देख रहे थे। तभी उसके दादाजी ने कहा, आर्य कितना यार है। जब अधिप ने आर्य को देखा तो वो आर्य को देखकर चौंक गया। फिर उसकी आंखों से अंशु निकालने लगे और अपने दादाजी के गले लग गया। तो दादाजी ने प्यार से अधिप के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन अधिप चुप रहा और कुछ देर ऐसे ही रहा, फिर रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे अमन मिल गया। जब अधिप अपनी नजरें नीची करके जाने लगा तो अमन ने कहा, कब तक नजरें चुराएगा तू? पर क्या सच छुपेगा? नहीं, सच कभी नहीं छुपेगा। तभी अमन उसके सामने गया और कहा, क्या चाहता है? इस बार अमन थोड़ा गुस्से में बोला, लेकिन अधिप चुपचाप अपना सिर नीचे कर बाहर आया। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने विला के लिए निकल गया। फिर अपने रूम में जाकर डोर अंदर से लॉक कर लिया।